स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करें? Yes, sir. Okay. So let's begin the session. This is lecture number 44. In last lecture, we have started unit number 5th, disk schedulings. We have taken some introductory part of disk scheduling. This is part number 2, in which we cover some input output evolution and functions, as well as we will cover DMA, direct memory access. That is one kind of microcontroller that is being used whenever we required bulk of data transferring from hard disks to primary memory. So let's begin the session. In the last lecture, we have started explain the various evolution of input output function. So किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन काम करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था. उसे हम एक बार ब्रीफ करते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे. पॉइंट नंबर 1, द प्रोसेसर डायरेक्टली कंट्रोल्स अ पेरिफेरल डिवाइसेस. जो भी सिस्टम में प्रोसेसर लगा होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है पेरिफेरल डिवाइसेस को. दिस इज सीन इन सिंपल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डिवाइसेस. और ऐसा किस प्रोसेसर में देखा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डिवाइसेस में. अ कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज एडेड. इसके अंदर हम एक कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए अलग कंट्रोलर्स होते हैं, इनको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर. द प्रोसेसर यूजेस प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट विदाउट इंटरप्ट. प्रोसेसर इस मेथड को भी यूज कर सकता है. आई होप आपको याद होगा कि जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टडी कर रहे थे तब एक मेथड आई थी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. तो बिना इंटरप्ट के प्रोग्राम के थ्रू भी हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं और प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस कर सकता है. तो प्रोसेसर यूजेस प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट विदाउट इंटरप्ट. With this step, the processor becomes somewhat diverse from the specific details of external device interfaces. Now interrupt are employed. ये भी हो सकता है कि हम interrupt के through input ले, मतलब processor interrupt के through process करे. The processor need not spend time waiting for an input output operations to be performed, thus increasing efficiency. तो प्रोसेसर को यहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि कब तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा. वैसे अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बेस पे प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है तो फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब तक फिनिश नहीं होते हैं, जब तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फिनिश नहीं होंगे तब तक प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करेगा. तो इससे बेटर है कि एक इंटरप्ट मेथड को यूज़ किया जाए और इंटरप्ट जनरेट होने पर ही हम इनपुट आउटपुट को प्रोसेस कर दें. Thus, input-output module is given direct control of memory via DMA. तो input-output method, input-output module डायरेक्टली हम DMA के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं. It can now move a block of data or from memory without involving the processor except the beginning and end of the transfer. ये इस तरह का मॉड्यूल होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है जिसमें हम DMA कंट्रोलर चिप को इंट्रोड्यूस करते हैं. और ये इस तरह का एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि बिना प्रोसेसर की हेल्प से या बिना किसी इंटरप्ट को जनरेट किए हुए बल्क में डेटा को ट्रांसफर कर देता है मेमोरी से. Input output module is enhanced to become a separate processor with a specialized instruction set tailored by input output devices. CPU direct the input output processor to execute an input output program in main memory. The input output processor fetches and execute these instructions without processor intervention, allowing the processor to specify a sequence of input output activities and to be interrupted only when the entire sequence has been performed. So ये कुछ स्टेटमेंट है जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से DMA के बाद काम होता है.
सो फिफ्थ स्टेटमेंट में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स इज इनहेंस, यदि हमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को इनहेंस करना है टू बिकम अ सेपरेट प्रोसेसर, कि वो अलग से ही प्रोसेसर बन जाए with a specialized instruction set tailored for input output devices. So CPU direct the input output processor to execute the input output processor to execute an input output program in main memory. input output processor जो भी है CPU उनको डायरेक्टली इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकता है. The input output processor fetches and execute these instructions without processor intervention. और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर डायरेक्टली फेच और एग्जीक्यूट दोनों ही कर सकता है बिना प्रोसेसर के इंटरवेंशन के. मतलब प्रोसेसर इसमें इंटरप्ट नहीं करेगा, इसमें कोई इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इटसेल्फ अलाउ होते हैं कि वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करे और प्रोसेस करे, बट डिपेंड करेगा कि कौन से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से प्रोसेस डेटा आ रहा है. Allowing the processor to specify a sequence of input output activities to be interrupted only when the entire sequence has been performed. तो यहाँ पे हम प्रोसेसर के कुछ सीक्वेंस ऑफ इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज को भी यहाँ पे अलाउ करते हैं. एंड 6 पॉइंट, द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैज अ लोकल मेमोरी. जितने भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं उन सभी के एक लोकल मेमोरी होती है, अपनी खुद की मेमोरी होती है, जिसको हम बफर कहते हैं. A large set of input output devices can be controlled. काफ़ी सारे input output devices को हम control कर सकते हैं with minimal processor involvement, कम से कम processor के involvement में. Commonly used to control communication with interactive terminals. The input output processor takes care of most of the tasks involved in controlling the terminals. बेसिकली यहाँ पे हमें टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करने थे. तो इनपुट आउटपुट फंक्शन, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स किस तरह से वर्क करते हैं, उसी के बारे में ये टॉपिक था. इसमें आपको दो तरह से बताना है, एक तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, सेकंड होता है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट, एंड थर्ड होता है डीएमए. ये तीन ऐसी मेथड्स है जिनके थ्रू कोई भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल डेटा को ट्रांसफर करता है, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है. अब सेपरेट एक क्वेश्चन आता है डीएमए के ऊपर, क्योंकि ये भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफरिंग की मेथड है. हाउ डीएमए इज वर्क टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. डीएमए कैसे काम करता है जबकि सीपीयू इसमें इन्वॉल्वमेंट में नहीं आएगा, तो भी इतना बल्क में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा. प्रोसेसर डेलीगेट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू डीएमए मॉड्यूल. कई सारे प्रोसेसर डीएमए मॉड्यूल्स ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम मेमोरी. डीएमए जो मॉड्यूलर है वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है डायरेक्टली मेमोरी से और मेमोरी में. When complete DMA module sends an interrupt signal to the processor. जब DMA कंट्रोलर कंप्लीट डेटा को ट्रांसफर कर देता है, देन वो प्रोसेसर को इंटरप्ट करता है कि अब कंप्लीट डेटा लोड हो चुका है, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द डेटा. डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक डेटा काउंट है. बेसिकली दीज आर 3 रजिस्टर्स, डेटा काउंट रजिस्टर्स, डेटा रजिस्टर्स एंड एड्रेस रजिस्टर्स. और एक कंट्रोल लॉजिक्स है जिसमें कई सारे सिग्नल्स इनकमिंग और आउटगोइंग्स में होंगे, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्टर की बात करें तो डेटा काउंट का मतलब ये होता है कि टोटल कितना डेटा ट्रांसफर किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन डेटा काउंट रजिस्टर रखता है. क्योंकि डीएमए एक कंट्रोलर चिप है जिसका पर्पस होता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करना. और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें बिट वाइज या बाइट वाइज या ब्लॉक वाइज इन तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज करना होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. सपोज हम यहाँ पे बिट वाइज डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कितनी टोटल बिट हमने ट्रांसफर की है
सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, या हमारे पास कितना बड़ा सेगमेंट था जिसको हमें ट्रांसफर करना था प्राइमरी मेमोरी में, तो वो सब काउंटिंग, उसका सब कैलकुलेशन डेटा काउंट रजिस्टर में होता है। तो फॉर एग्जांपल यदि हमें हार्ड डिस्क से एक 1000 बाइट का एक पूरा सीक्वेंस या पूरा सेगमेंट हमें ट्रांसफर करना है, तो डेटा काउंट स्टार्ट हो जाएगा 1 से। जब एक बाइट ट्रांसफर हो चुकी होगी तब डेटा काउंट की वैल्यू होगी 1। सेकेंड बाइट ट्रांसफर हो चुकी होगी तब इसकी वैल्यू होगी 2। जब इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी इसका मतलब है कि 1000 बाइट ट्रांसफर हो चुका है। तो डीएमए डेटा काउंट रजिस्टर में वो वैल्यू रखता है जितना कि डेटा ट्रांसफर करना है, जितना ट्रांसफर वो कर चुका है। डेटा रजिस्टर ये हमेशा उस के एड्रेस को मेंटेन करता है जहां पे डेटा अवेलेबल होता है। सो टोटल कितना डेटा ट्रांसफर किया गया और उसका एड्रेस क्या था, क्योंकि हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो डेटा रजिस्टर डेटा रखेगा और डेटा काउंट रजिस्टर उसकी वैल्यू रखेगा, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स रखेगा। एड्रेस रजिस्टर उस पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस रखेगा। यहाँ पे जो डेटा लाइंस है ये बाय डायरेक्शनल है। इसका मतलब है कि ये डीएमए कंट्रोलर चिप है और सेकेंड कंट्रोलर चिप होती है सीपीयू। सीपीयू के पास भी रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लाइंस होती है, जिसको हम डेटा लाइंस कहते हैं, एड्रेस लाइंस कहते हैं, कंट्रोल लाइंस कहते हैं। तो ये जो बाय डायरेक्शनल का मतलब है कि एक कनेक्शन यहाँ पे डीएमए के साथ भी होगा और दूसरा कनेक्शन सीपीयू के साथ भी होगा, बट एट ए टाइम एक ही कंट्रोलर चिप सेलेक्ट होती है। अगर डीएमए डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो बस का सपोर्ट डीएमए को चाहिए, और अगर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है या रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो एड्रेस लाइन और डेटा लाइंस दोनों का सपोर्ट सीपीयू को चाहिए होता है। उस समय डीएमए एक्टिव नहीं रहेगा, राइट। तो अब डीएमए को बिना सीपीयू की हेल्प से, बिना उसको इन्वॉल्व किए डेटा को अगर ट्रांसफर करना है तो डीएमए को सीपीयू से पहले ही उसको बस की परमिशन लेनी पड़ती है। डेटा बस और एड्रेस बस दोनों का सपोर्ट लेना जरूरी होता है। रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों का सपोर्ट होना जरूरी होता है। तो ये जितने भी सिग्नल्स वन बाय वन जो अंदर आ रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, तो जो बाहर निकलते हैं उनका एक रिक्वेस्ट है सीपीयू से, और जो अंदर आ रहे हैं उससे उनको वो परमिशन ग्रांट हो रही है सीपीयू की तरफ से। तो एक डीएमए कंट्रोलर चिप इस तरह से वर्क करता है। तो डेटा काउंट टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो कि ट्रांसफर की गई है उसकी वैल्यू बताता है। डेटा रजिस्टर कौन सा डेटा ट्रांसफर किया गया है उसकी वैल्यू बताता है। एड्रेस रजिस्टर किस एड्रेस पर डेटा था उसके एड्रेस को मेंशन करता है। एड्रेस लाइन ये बताता है कि जब भी हमें किसी एड्रेस को रीड करना होगा इस बाय डायरेक्शनल लाइन पर हम उस एड्रेस को लोड करते हैं, और अगर सीपीयू ये काम करता है तो आउटसाइड डायरेक्शन में ये वर्क करता है, अदरवाइज ये इनवर्ट डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसी तरह से डेटा लाइन भी बाय डायरेक्शनल है, मतलब डीएमए भी डेटा को ट्रांसफर परफॉर्म कर सकता है और सीपीयू भी डेटा को ट्रांसफरिंग इन द सेंस एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है। एक्चुअली डेटा ट्रांसफर के लिए सीपीयू रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो डेटा लाइंस और एड्रेस लाइंस इसलिए ये बाय डायरेक्शनल होती है। फिर कंट्रोल लॉजिक पर कुछ सिग्नल्स आए हैं, जैसे रिक्वेस्ट टू डीएमए। ये सीपीयू से डीएमए चिप के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि जब डीएमए को डेटा ट्रांसफर करना होता है तो डीएमए को सबसे पहले परमिशन लेनी होती है सीपीयू से। सो सबसे पहले डीएमए चिप को सिलेक्ट करना होता है सीपीयू के थ्रू। तो जब डीएमए रिक्वेस्ट करता है तब उसको रिक्वेस्ट टू डीएमए यहाँ पर सीपीयू की साइड से आता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि इंटरप्ट करके है, डीएमए सबसे पहले सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है, फिर सीपीयू डीएमए को सिलेक्ट करता है। डीएमए को सिलेक्ट करने का मतलब है कि अब डीएमए एक्टिव होगा, डीएमए कंट्रोलर चिप एक्टिव होगा और डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा। तो रिक्वेस्ट टू डीएमए, एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम डीएमए, जब डीएमए कंट्रोलर चिप कंप्लीटली डेटा ट्रांसफर कर दे तब वो सीपीयू को एक्नॉलेज करता है। तो ये सिग्नल हमेशा बाहर की ओर रहेगा क्योंकि डीएमए कंट्रोलर चिप से सीपीयू की डायरेक्शन में वो जा रहा है। इंटरप्ट ये भी डीएमए से सीपीयू की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू डीएमए कंट्रोलर चिप सीपीयू को एक इंटरप्ट जनरेट करता है।
रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों सिग्नल अंदर की ओर है। इसका मतलब कि फिलहाल जो रीड और राइट ऑपरेशन का काम है ये सीपीयू से डीएमए की ओर चल रहा है। तो इस तरह से डीएमए कंट्रोलर चिप काम करता है। सिंगल बस का एक डिटेच सिस्टम है, प्रोसेसर, डीएमए, इनपुट आउटपुट और भी कई सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे लग सकते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, एंड मेमोरी। The DMA mechanisms can be configured in a variety of ways. Some possibilities are shown here. In the first example, all modules share the same type bus, same system bus. DMA module acting as a surrogate, that is substitute processor, uses program input output to exchange data between memory and input output module through the DMA modules. This is clearly insufficient. As with processor controlled program input output, each transfer of word consumes 2 bus cycles, transfer, request followed by transfer. So यहाँ पर ये DMA का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, इस पर एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द टर्म डायरेक्टरी मैनेजमेंट इन अ फाइल सिस्टम। अब एक क्वेश्चन इसमें यह आता है डिस्क शेड्यूलिंग में, डिस्क के ऊपर कि कौन कौन से डायरेक्टरी मैनेजमेंट explain the term directory management in file system. At this layer, symbolic file names are converted to identifiers that either reference the file directories directly or indirectly through a file descriptor or index table. Now, directory management का मतलब क्या है यहाँ पे? At this layer, symbolic file names are converted to identifier. जो भी फाइल नेम होता है वो आइडेंटिफायर में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक रेफरेंस टाइप का होता है। उसको आप इंडेक्स टेबल में ये कह सकते हैं कि वो एक फाइल डिस्क्रिप्टर है जो पॉइंट करता है। कंसर्न विथ यूजर ऑपरेशंस दैट अफेक्ट द डायरेक्टरीज ऑफ फाइल्स सच एज ऐड, डिलीट एंड रीऑर्गेनाइज। नाउ फाइल सिस्टम, दिस लेयर डील्स विद द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स। फाइल सिस्टम हमेशा एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है किसी भी फाइल का। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक फाइल सिस्टम है जिसको आप फैट या एनटीएफएस के नाम से जानते हैं, तो वो उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि फाइल्स और डायरेक्टरीज किस तरह से अरेंज है। तो ये एक लेयर है, एक लॉजिकल लेयर है जो लॉजिकल स्ट्रक्चर को बताती है फाइल्स के। एंड विद द ऑपरेशन दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजर सच एज ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट। इस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सच एज ओपन हो सकता है, क्लोज, रीड एंड राइट। एक्सेस राइट्स आर ऑल्सो मैनेज्ड एट दिस लेयर। यहीं पर हम एक्सेस राइट्स को भी बताते हैं, किस फाइल को कितनी परमिशन देनी है, किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है। तो ये एक्सेस राइट्स को भी हम यहीं पे मेंशन करते हैं। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, files and records must be converted to physical secondary storage addresses, taking into account the physical track and sector structure of the secondary storage devices.
अब फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि फाइल किस तरह से हार्ड डिस्क में स्टोर है. फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू फिजिकल सेकेंडरी स्टोरेज एड्रेसेस, और ये एड्रेस होते हैं लॉजिकल. तो हमारे जो भी फाइल्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है, उसको एक लॉजिकल एड्रेस के फॉर्मेट में डिस्क के अंदर स्टोर करना होता है, जिसमें कई सारे ट्रैक्स, फिजिकल ट्रैक हो सकते हैं, सेक्टर हो सकते हैं. Allocation of secondary storage space and main storage buffer is generally treated at this layer as well. तो सेकेंडरी मेमोरी का सारा एलोकेशन इस लेयर के अंदर आता है, जिसको हम फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. एक्सप्लेन वेरियस फाइल एलोकेशन मेथड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज. अगला क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी स्टोरेज पर, दैट इज हार्ड डिस्क के ऊपर कौन कौन सी फाइल एलोकेशन मेथड्स होती हैं. फाइल मैनेजमेंट रेफरिंग टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड. अभी हमने जस्ट रीड किया था कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है. ये एक ऐसी टर्म्स है जिसको हम रेफर करते हैं एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में. ओके, सो फाइल मैनेजमेंट रेफरिंग टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड. जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, ये सब लॉजिकल रिकॉर्ड माने जाते हैं. उनका स्ट्रक्चर भी लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसी टर्म्स को रेफर करता है फाइल मैनेजमेंट. Physical organization discussed later, determined by the way in which files are accessed. किस तरह से फाइल एक्सेस होने वाली है, उनका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये सब इसी मैनेजमेंट के अंदर आता है. क्राइटेरिया फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. Important criteria includes short access time, criteria for file organization. Important criteria includes short access time, ease of update, economy of storage, simple maintenance, and reliability. Priority will differ depending on the use, some way even conflict. File organization type or various method for accessing file with respect to the hard disk. अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम हार्ड डिस्क के अंदर से हमारे फाइल को एक्सेस करते हैं. अब हमारे हार्ड डिस्क में तो काफ़ी सारी फाइल्स होती है, उनको किस मेथड से एक्सेस करना है. The most structure used in actual system either fall into one of these categories or can be implemented. Most structure used in actual system either fall into one of these category or can be implemented with a combination of these organization. The 5 organizations are the pile method, the sequential access file method, indexed sequential access file method, only indexed file method, and direct or hashed file access method. तो ये है हमारी 5 मेथड जिनके थ्रू हम हार्ड डिस्क के अंदर से या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर से डेटा को एक्सेस करते हैं, फाइल को एक्सेस करते हैं. सपोज अगर हम फाइल मेथड को यूज करते हैं, डेटा आर कलेक्टेड इन द ऑर्डर दे अराइव. डेटा उसी ऑर्डर में कलेक्ट किया जाता है जिस ऑर्डर में आया है. दैट मीन्स कोई स्ट्रक्चर नहीं, नो स्ट्रक्चर. जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमें मिल जाएगा. Purpose is to accumulate a mass of data and save it.
इसका पर्पस केवल ऐसा होता है कि हमें केवल डेटा कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, मास ऑफ डेटा, राइट। जबकि वो अभी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। केवल हमारा पर्पस एक ही है कि हमें मास ऑफ डेटा को एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है। रिकॉर्ड्स में हैव डिफरेंट फील्ड्स, एक रिकॉर्ड में अलग अलग फील्ड हो सकती है। रिकॉर्ड एक्सेस इज बाय एग्जॉस्टिव सर्च। कभी किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो एग्जॉस्टिव सर्च यूज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करने में, क्योंकि रिकॉर्ड का भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, जस्ट हमने डेटा को इकट्ठा किया है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये वेरिएबल लेंथ के रिकॉर्ड हो सकते हैं, वेरिएबल सेट ऑफ फील्ड्स हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई रिकॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है, कोई रिकॉर्ड बहुत छोटा हो सकता है, कभी भी कोई ऑर्डर नहीं है, राइट। क्योंकि इसका पर्पस होता है केवल मास में डेटा को कलेक्ट करना। जैसे आप सर्वे करते हैं, सर्वे के डेटा में कभी भी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती है, बट यदि हम उसको फिल्टर करें, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड करें और फिर उसको हम अरेंज करें, तब हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड आती है सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड में ये दूसरी मेथड है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से किसी भी फाइल को एक्सेस करना। फिक्स्ड फॉर्मेट यूज्ड फॉर रिकॉर्ड। सिक्वेंशियल फाइल मेथड में हमेशा जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। रिकॉर्ड्स आर द सेम लेंथ, इसमें रिकॉर्ड की जो लेंथ होती है वो भी सेम होती है। ऑल फील्ड्स आर सेम ऑर्डर एंड लेंथ, सारे फील्ड्स, सारे कॉलम्स, उनका ऑर्डर और उनकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है। फील्ड नेम्स एंड लेंथ आर एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल। फील्ड नेम और उसकी जो लेंथ है उसका एट्रीब्यूट होता है फाइल का। और इसमें कुछ की फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स, प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट होता है, फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट होता है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ की सीक्वेंसेस, उसी के बेस पर रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये है इसका एक फॉर्मेट जो फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड माना जाता है। फिक्स्ड सेट ऑफ फील्ड्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द की फील्ड्स। तो एक सिक्वेंशियल मैनर है, इसी मैनर में रिकॉर्ड्स की फिटिंग होगी और इसी बेस पर रिकॉर्ड की एक्सेसिंग होगी। और यहाँ पर ध्यान रखना है सिक्वेंशियल एक्सेस है तो रिकॉर्ड भी 1 बाय 1 ही एक्सेस होगा। अगर 10th नंबर का रिकॉर्ड है तो स्टार्टिंग होगी 1 से, 2, 3, 4, देन अप टू 10th। तो जो भी टाइम लगेगा 10th रिकॉर्ड पर पहुंचने में और वहां से एक्सेस करने में, उतना पूरा टाइम यहाँ पे लगने वाला होगा, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस है, सर्चिंग थोड़ी स्लो रहेगी। उसके बाद आता है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। अब आपने देखा होगा कि सिक्वेंशियल सर्च में एक्सेसिंग थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि हमें मैनुअली 1 बाय 1 रिकॉर्ड की फेचिंग करनी होती है, सर्च करना होता है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स के बेस पे आप सिक्वेंशियल सर्च अप्लाई कर देते हैं। तो सारे सिक्वेंशियल रिकॉर्ड का जो मैनुअली नंबर था उनको हम एक इंडेक्स में मेंटेन कर देते हैं। जैसे आपके बुक में होता है, स्टार्टिंग होती है इंडेक्स पेज से। तो उस इंडेक्स पेज में बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है। तो आप पहले इंडेक्स नंबर को देखकर आप डायरेक्टली आपकी जो सिक्वेंशियल सर्च है वो फास्ट हो जाती है। तो उस बेस पर ही ये एक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में फाइल को एक्सेस करने के लिए। सो मेंटेन्स द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल की ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ये मेंटेन करके रखता है। रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंस बेस्ड ऑन अ की फील्ड। जितने भी रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होते हैं की बेस पर। सीक्वेंस में तो रहेगा ही, साथ ही साथ में एक की भी रहेगा। 2 फीचर्स आर एडेड, इसमें 2 फीचर्स ऐड होते हैं। एन इंडेक्स टू द फाइल टू सपोर्ट रैंडम एक्सेस, यहाँ से हम एक इंडेक्स नंबर बता देते हैं जिससे हम उस फाइल पर रैंडमली पहुंच पाए। एंड एन ओवरफ्लो फाइल, उसके बाद एक ओवरफ्लो वाला सिस्टम कि हम
मेन फाइल पे अगर नहीं पहुंच पाते तो उसके अलावा जो भी फाइल है उस पर हम पहुंचे। तो मेन फाइल के थ्रू हमारी टारगेट फाइल पर पहुंचना ओवरफ्लो मेथड कहलाती है। तो डायग्राम से यहाँ पे एक पता चलता है कि एक इंडेक्स हमने मेंटेन किया है जिसमें 1 से लेके n तक है, और इस 1 से लेके n तक के रिकॉर्ड्स को हम मेन फाइल में ढूंढते हैं, और मेन फाइल में वो किस लोकेशन पर है वो यहाँ से पता चल जाता है। नेक्स्ट होती है इंडेक्स फाइल ओनली, यूजेस मल्टीपल इंडेक्सेस फॉर डिफरेंट कीज। अलग अलग की फील्ड के बेस पर हम अलग अलग इंडेक्स तैयार करते हैं। मे कंटेन एन एग्जिस्ट इंडेक्स दैट contains one entry for every records in the main file। एक मेन फाइल में एक रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री। हालांकि ये एग्जिस्टिव इंडेक्स कहलाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट सर्चिंग हमें नहीं देता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंडेक्स पेज ज़्यादा हो जाते हैं। may contain a partial index when a new record is added to the main file, all of the index file must be updated। ये इसका ड्रॉबैक है, जब भी एक न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है मेन फाइल में, सारे इंडेक्स फाइल को अपडेट होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी ऑपरेशंस। आप एक डायरेक्टरी पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप हमेशा परफॉर्म करते आए हो। एक फोल्डर पर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? तो हम एक फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, हम एक फोल्डर को या डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, हम एक फोल्डर एंड डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, कितनी डायरेक्टरीज और कितनी फाइल्स है अपडेट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो कि हम डायरेक्टरीज पर अप्लाई करते हैं। ये सब ऑपरेशंस कहलाते हैं डायरेक्टरी के ऊपर। इसके बाद इनपुट आउटपुट बफर टेक्निक्स, ये देख लेते हैं हमारे सिलेबस में है या नहीं। इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट बफरिंग, यस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट बफरिंग टेक्निक्स? इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो किस तरह से उनके बफर में डेटा आता है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। क्योंकि कुछ डिवाइसेस कैरेक्टर टू कैरेक्टर ट्रांसफर करती है अपने बफर से, और उसी तरह से कैरेक्टर टू कैरेक्टर स्टोर भी करती है। कुछ डिवाइस ऐसी है जैसे कि प्रिंटर, वो ब्लॉक में डेटा को ट्रांसफर करती है और ब्लॉक में ही प्रिंटर के बफर में डेटा आता है। तो कुछ कैरेक्टर के फॉर्मेट में करती है, कुछ किलोबाइट के फॉर्मेट में करती है। तो अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग तरह का बफरिंग यूज करती है। To avoid deadlock, the user memory involved in input-output operations must be logged in main memory immediately before the input-output request is issued, even though the input-output operation is queued and may not be exhausted for the some time. If a block is being transferred from user processor directly to an input-output module, then the process is blocked during the transfer and the process may not be swapped out। यदि कोई ब्लॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है तो वो फिर ब्लॉक्ड प्रोसेस कहलाती है, फिर हमें उससे स्वैप आउट नहीं करना पड़ता है। टू अवॉइड दिस ओवरहेड and inefficiencies, it is sometimes convenient to perform input transfer in advance of request being made and to perform output transfer sometimes after the request is made। दो मेथड है हमारे पास, ब्लॉक ओरिएंटेड बफरिंग एंड स्ट्रीम ओरिएंटेड बफरिंग। A block oriented device store information in blocks। अगर वो डिवाइस ब्लॉक ओरिएंटेड है तो डेटा को ब्लॉक के फॉर्मेट में ही वो स्टोर करेगी।
यहाँ पे ब्लॉक का मतलब है कि 1024 बाइट्स का एक ब्लॉक। तो ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस हमेशा इंफॉर्मेशन को ब्लॉक के फॉर्मेट में स्टोर करेगी, और ब्लॉक की साइज हमेशा पहले से फिक्स होती है, एंड ट्रांसफर आर मेड वन ब्लॉक एट टाइम, और एक बार में एक ब्लॉक ट्रांसफर होता है। इसमें आप हार्ड डिस्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं, प्रिंटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी हम किसी मशीन से प्रिंटर को प्रिंट की कमांड देते हैं या हार्ड डिस्क में किसी फाइल या डायरेक्टरी को हम ट्रांसफर करने स्टार्ट कर देते हैं, तो डेटा हमेशा ब्लॉक में ट्रांसफर होता है। सो वन ब्लॉक एट ए टाइम। जनरली इट इज पॉसिबल टू रेफरेंस डेटा बाय इट्स ब्लॉक नंबर। और कैसे पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक हमें रीड करना है, तो वो रेफरेंस दिया जाता है ब्लॉक नंबर के बेस पे। डिस्क एंड यूएसबी कीज आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस। यहाँ पे डिस्क और यूएसबी कीज दोनों ही एग्जांपल है ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस के। यदि आपके पास पेन ड्राइव है, उससे भी यदि आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी ब्लॉक के बेस पर ही होता है। तो ये सब ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइस कहलाती है। इनके पास ब्लॉक ओरिएंटेड बफर्स होते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है ब्लॉक ओरिएंटेड बफरिंग। स्ट्रीम ओरिएंटेड बफरिंग का मतलब है a stream oriented device transfer data in and out as a stream of bytes। बाइट्स की स्ट्रीम के फॉर्मेट में अगर डेटा को ट्रांसफर करना है, जैसे कि नॉर्मली कैरेक्टर वाइज डेटा ट्रांसफरिंग होती है कीबोर्ड में, माउस में, स्कैनर में, तो ये सब वन बाय वन लाइन, वन बाय वन कैरेक्टर, इस तरह से यहाँ पे डेटा की ट्रांसफरिंग होती है। यहाँ पे ब्लॉक का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर नहीं होता। दैट मीन्स विथ नो ब्लॉक स्ट्रक्चर। Terminals, printers, communication port, mouse, other pointing device, and most other devices that are not secondary storage are stream oriented। ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स है डिवाइसेस के जिसको हम स्ट्रीम ओरिएंटेड बोल सकते हैं। ऐसा भी होता है कि नो बफर डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में वो स्टोर नहीं होता है और डायरेक्टली यूज़र प्रोसेस बन जाता है। तो ऐसा भी होता है जहाँ पे कोई भी बफर यूज नहीं होता है। विदाउट अ बफर द ओएस डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइसेस एज एंड व्हेन इट नीड्स। तो यूजर की प्रोसेस को डायरेक्टली ले लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे कोई भी बफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल बफर यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन अ बफर इन मेन मेमोरी फॉर एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। सो डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बफरिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे यूजर की प्रोसेस। यूजर के प्रोसेस से कोई भी प्रोसेस आती है, प्रोग्राम आते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक सिंगल बफर प्रोवाइड कर सकता है। ब्लॉक ओरिएंटेड सिंगल बफर। फॉर ब्लॉक ओरिएंटेड डिवाइसेस input transfer are made to the system buffer. When the transfer is complete, the process move the block into user space and immediately request another block. Called reading ahead and anticipated input. It is done in the expectation that the block will eventually be needed. Often this is a reasonable assumption most of the time because data are usually accessed sequentially. Only at the end of the sequences of processing will be block will be read in unnecessarily. सो ब्लॉक ओरिएंटेड सिंगल बफर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी इनपुट ट्रांसफर होगा, ये हमेशा सिस्टम बफर के थ्रू होता है। और सिस्टम बफर के थ्रू आप इस तरह से डायग्राम से बता सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ब्लॉक के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक बफर में स्टोर करेगा, इस बफर की साइज उतनी होगी जितना इनपुट आउटपुट डेटा को ट्रांसफर करेगा, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी बफर यूज करता है उसकी साइज फिक्स्ड होती है।
इसी तरह से स्ट्रीम ओरिएंटेड सिंगल बफर, द सिंगल बफरिंग स्कीम कैन बी यूज्ड इन अ लाइन एट अ लाइन फैशिंग और अ बाइट एट अ बाइट टाइम फैशन। तो एक एक बाइट हो या एक एक कैरेक्टर हो, एक एक लाइन हो, इस तरह के फैशन में अगर डेटा को ट्रांसफर करना है, स्टोर करना है, तो स्ट्रीम ओरिएंटेड सिंगल बफर यूज होता है। line at a time operation is appreciated for scroll mode terminals. Byte at a time operation is used on where each keystroke is significant or for peripheral such as sensor or controller. So line at a time operation ये हमेशा यूज होता है स्क्रॉल मोड टर्मिनल में, और बाइट एट अ टाइम ऑपरेशन हमेशा यूज होता है सेंसर एंड कंट्रोलर में। फिर एक मेथड होती है डबल बफर, यूज टू सिस्टम बफर इज इंस्टेड ऑफ वन। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो बफर यूज होते हैं, एक से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपना डेटा को स्टोर करेगा और दूसरे से मूव करेगा। A process can transfer data or to from one buffer while the operating system empties or fills the other buffer. So इससे डेटा रीड करना और उसको एग्जीक्यूट करना फास्ट हो जाता है डबल बफर के केस में। नेक्स्ट होता है सर्कुलर बफर। डबल बफरिंग में बी इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट मानी जाती है डबल बफरिंग इफ द प्रोसेस परफॉर्म रैपिड बर्स्ट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यदि इनपुट आउटपुट प्रोसेस बहुत स्पीड से परफॉर्म हो रही हो या काफ़ी सारे इनपुट आउटपुट प्रोसेस जिसको आप बर्स्ट प्रोसेस कहते हैं वो अगर परफॉर्म हो रही है तो ये इनसफिशिएंट माना जाता है। केवल दो बफर से इतनी सारी प्रोसेस को मैनेज नहीं किया जा सकता। द प्रॉब्लम कैन बी ऑफन बी एलिवेटेड ओवरकम बाय यूजिंग मोर देन टू बफर। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मोर देन वन बफर चाहिए। When more than two buffers are used, the collection of buffer is itself referred as a circular buffer, with each individual buffer being one unit in the circular buffer. इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल बफर्स चाहिए, और फर्स्ट बफर लास्ट बफर से के साथ कनेक्टेड होगा तो उसको हम सर्कुलर बफर कहते हैं। Buffer limitations. Buffering is a technique that smooths out peaks in input output demand. इनपुट आउटपुट डिमांड को स्मूथ करना बफरिंग का एक पर्पस है। However, no amount of buffering will allow an input output device to keep pace with a process indefinitely when the average demand of the process is greater than the input output can service. जितना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा दे सकती है उतना ही प्रोसेसर को प्रोसेस करना होता है। बट अगर बफरिंग बीच में है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर सकती है, बफर में स्टोर कर सकती है और सीपीयू बफर से लेकर डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इससे प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन जो साइकिल है वो स्पीड से चल सकता है, क्योंकि उसे बफर में कंटिन्यूसली डेटा मिलता चला जाएगा। और अगर बफर सिस्टम ना हो तो ये सब लिमिटेशंस आ जाएगी। तो हम कभी भी सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ा सकते, ओएस का यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ा सकते। Even with multiple buffers, all of the buffer will eventually fill up and process will have to wait after processing each chunks of data. However, in a multi-programming environment, when there is a variety of input-output activity and variety of process activity to service, buffering is one tool that can increase the efficiency of the operating system and the performance of individual process. So buffering होने से काफ़ी स्मूथ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है और काफ़ी फास्ट होता है। बफरिंग के कारण ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन और उसका थ्रूपुट हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज के लेक्चर के कंटेंट, जिसमें फाइल एक्सेसिंग मेथड, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, 3-4 टॉपिक आज डिस्कस करने थे, वो मैंने आपको किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम्स।
आज जो हमने कवर किया है वो है वेरियस एवोल्यूशन ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस डीएमए के बेस पे, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, फाइल एक्सेस मेथड, फाइल एलोकेशन मेथड, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ मेथड फॉर एक्सेसिंग फाइल, इसको हम फाइल एक्सेस मेथड भी कहते हैं, फाइल सिक्वेंशियल, इंडेक्स, इंडेक्स्ड, सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट और हैज्ड। इसमें डायरेक्ट और हैज्ड को आप इस तरह से बता सकते हैं कि जैसे आप डीवीडी राइटर से किसी सॉन्ग को रिमोट के थ्रू सिलेक्ट करते हो, या या फिर किसी हैश फंक्शन के थ्रू आप रैंडमली एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो और उस वैल्यू के बेस पर आप सर्चिंग करते हो, तो इससे फास्ट सर्चिंग हो जाती है, जिसको हम डायरेक्ट या रैंडम सर्च भी कहते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी में किसी भी सेल का सर्च होना, तो एक सर्किटरी ऑलरेडी डिज़ाइन होती है जिसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। हमने सेम वन में मक्स को डिज़ाइन करना भी सीखा था कि कैसे मल्टीपल सेल्स होती है बट सभी सेल्स में एक एक सिग्नल जरूर रहता है, और वो सिलेक्शन के लिए हम कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उससे एक कॉम्प्लेक्स एक मल्टीप्लेक्स सिग्नल जनरेट होता है और फिर वो पर्टिकुलर सेल्स को पिकअप कर लेता है। तो रैंडम एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आता है, डायरेक्ट और हैज्ड के अंदर। तो ये अब थ्योरी टॉपिक थे, इसको आपको तैयार करने हैं। उसके बाद जो न्यूमेरिकल टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है डिस्क शेड्यूलिंग्स। सबसे पहले हम कुछ पैरामीटर समझेंगे, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने सीखे थे सीपीयू का यूटिलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है, रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल्स डिस्क शेड्यूलिंग पर भी आता है। अगर हमारे डिस्क पर कोई फाइल है तो उसको यदि हमें एक्सेस करना है तो पहले हमें डिस्क का स्ट्रक्चर देखना होगा कि किस तरह से मल्टीपल सिलेंडर्स, ट्रैक, सेक्टर ये सब ऑर्गेनाइज होते हैं, और फिर हमारी फाइल किसी पर्टिकुलर ट्रैक में है तो करंट हेड पोजीशन से उसको कितने सिलेंडर मूव करने होते हैं, तब जाकर वो उस पर्टिकुलर ट्रैक पर हमारे फाइल को एक्सेस करता है। तो एक्सेस करते समय उसको कितने सारे सिलेंडर्स, कितने सारे ट्रैक या उसको सेक्टर्स ये सब उसको विजिट करने पड़े, वो सब कैलकुलेशन का रहेगा। तो पहले हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, किस किस पर ये पैरामीटर पे डिपेंड करता है डिस्क शेड्यूलिंग। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, कुछ एल्गोरिथम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। थैंक यू सो मच।